हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने आधुनिक भारत के इतिहास का एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम आपके लिए 1000 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो 1000 क्वेश्चंस का ये 4th पार्ट है। 4th पार्ट इसके पहले हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, वो जाकर ज़रूर देखिए। अगर आप रेलवे के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी या इसके अलावा भी जो रेलवे की एग्ज़ाम होती है उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बनाया गया है, क्योंकि इसमें हमने कवर किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और इसके साथ ही ऐसे टॉपिक्स या ऐसे क्वेश्चंस को जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए और आगे आने वाले वीडियो को भी देखिएगा, और जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, अपलोडेड है, वो वीडियो को भी देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था। तो आपके ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, नीनो द कुन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय था भारत में। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण किया। तो आपके ऑप्शन है कोचीन, गोवा, त्रावणकोर या हुगली। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है कोचीन। कोचीन में पुर्तगालियों ने सबसे पहले क्या किया, अपने प्रथम किले का निर्माण किया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सबसे पहले आने वाले और अंत में जाने वाले यूरोपीय कौन थे, मतलब कौन से यूरोपीय ऐसे थे जो सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। तो सबसे पहले कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। तो वो किस राज्य से था, किस यूरोपीय राज्य से था। तो आप देखिए, पहले आप ऑप्शन देखिए, पुर्तगाली, फ्रांसीस, ब्रिटिशर्स या डेनिस। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है पुर्तगाली। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। तो वास्को डी गामा किस देश से था, पुर्तगाल से। और सबसे आखिरी में हमारे देश से अगर कोई गया था तो कौन सा यूरोपीय देश था या यूरोपीय राज्य था, तो वो है पुर्तगाली। तो इसलिए आपका आंसर करेक्ट है पुर्तगाली। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी। तो ऐसा कौन सा शासक था जो विजयनगर के, ऐसा कौन सा शासक था जिसने पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी। तो वेंकटपति राय सेकंड, श्रीरंग सेकंड, कृष्णदेव राय या बुक्का। तो इसका करेक्ट आंसर है वेंकटपति राय सेकंड। ओके, ये जो विजयनगर के राजा थे वेंकटपति राय, इन्होंने पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी पेश की गई थी। तो आपके ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, नीनो द कुन्हा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने पेश की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों की भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब यूरोपीय जो हमारे देश में आए, वो ऐसी कौन सी वस्तु थी जिसकी वजह से यूरोपीयों को हमारे देश में आना पड़ा। तो आपके ऑप्शन है मसाले, सोना, कपास, नील। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है मसाले। हमारे देश के मसाले ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से यूरोपी यहाँ पर आते हैं। लेकिन आपको पता है कि मसालों के बाद उन्होंने हमारे देश से क्या क्या लेकर चले गए और हमारे देश पर शासन भी किया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था। मतलब विजयनगर साम्राज्य जो था उसका कौन सा शासक था जो इस पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था। तो आपके ऑप्शन है कृष्णदेव राय, हरिहर, विरूपाक्ष राय या देवराय। तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्णदेव राय। तो जो कृष्णदेव राय थे वो अल्बुकर्क के मित्र थे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में मुगल बादशाह कौन था।
तो आपके ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, हुमायूं या बाबर। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो वो कौन सा दिन, कौन सा ईयर था? तो इस टाइम पे आपके कौन से राजा थे मुगल वाले जो देश में राज कर रहे थे? तो वो थे अकबर। तो ये आपका करेक्ट आंसर है इसका। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? तो कौन सी लड़ाई थी जिसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में राज करना स्टार्ट कर देती है अच्छे से? तो बक्सर की लड़ाई 1764, बक्सर की लड़ाई 1756, प्लासी की लड़ाई 1764 या प्लासी की लड़ाई 1756। तो इसका करेक्ट आंसर है बक्सर की जब लड़ाई होती है 1764, तो यहाँ से क्या होता है कि बंगाल पर वैध तरीके से अंग्रेज राज करना स्टार्ट कर देते हैं इंडिया पर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके लिए आपके ऑप्शन है हेक्टर मुनरो, वेलेस्ली, थॉमस रो या वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है हेक्टर मुनरो ने किसका नेतृत्व किया था? बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लासी की लड़ाई में हार के बाद किससे बंगाल का नवाब बनाया गया? वही नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब प्लासी की लड़ाई हुई तो प्लासी में हार के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया, और इसी प्लासी की लड़ाई में क्या होता है कि जो पहले से नवाब था सिराजुद्दौला, उसकी हत्या भी कर दी गई। तो आपके ऑप्शन है मीर जाफ़र, शुजाउद्दौला, मीर कासिम या अलीवर्दी खां। तो इसका करेक्ट आंसर है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र को क्या बनाया गया प्लासी की लड़ाई के बाद? बंगाल का नवाब। एक्चुअली होता क्या है, ये जो सिराजुद्दौला है इनकी फ़ौज का एक टुकड़ी जो थे वो मीर जाफ़र संभाल रहे थे, लेकिन मीर जाफ़र जाके अंग्रेज़ों से मिल जाता है। तो इनके मिलने से क्या होता है कि सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, और फिर हार के बाद जब सिराजुद्दौला की मौत हो जाती है, मतलब उनकी हत्या कर दी जाती है, तो जो ब्रिटिश थी अपने वादे के मुताबिक मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाती है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला किस राज्य के नवाब थे? तो आपके ऑप्शन है बंगाल, दिल्ली, बिहार, अवध। तो इसका करेक्ट आंसर है बंगाल। ये मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला, जैसे कि ऊपर हमने नाम देखा था, तो ये कहाँ के नवाब थे? बंगाल के। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि किस वर्ष की? तो जो इलाहाबाद की संधि होती है शुजाउद्दौला और शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि, तो वो किस वर्ष होती है? 1765, 1764, 1763 या 1766। तो इसका करेक्ट आंसर है 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है शुजाउद्दौला, शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1764 के प्रसिद्ध रोहिला युद्ध में रोहिलाओं को पराजित करने वाले अवध के नवाब का नाम क्या था? तो वो 1764 में जो प्रसिद्ध रोहिला युद्ध था, तो उसमें रोहिला को पराजित करने वाले अवध के नवाब का नाम क्या था? शुजाउद्दौला, वाजिद अली शाह, वजीर अली खान या असफुद्दौला। तो इसका करेक्ट आंसर है शुजाउद्दौला, इसका करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो करेक्ट आंसर है, सेकेंड एंग्लो वॉर हुआ था वो हुआ था 1780 से 1784, और मैसूर और ब्रिटिश के बीच में कितने वॉर होते हैं? 4, जिसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वॉर के नाम से जाना जाता है, जो मैसूर राज्य और ब्रिटिश के बीच में होते हैं। और इन चारों युद्ध में संधियाँ होती है, और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी हम आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किए?
तो आपके ऑप्शन है मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या मैसूर की संधि। जो जो थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध था उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है। और आपको मैं थोड़ा सा और नॉलेज देता हूँ। जो पहला एंग्लो और मैसूर वॉर हुआ था ना, उसमें मद्रास की संधि होती है। जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है उसमें मैंगलोर की संधि होती है। और जो थर्ड होता है तो थर्ड हमने जो क्वेश्चन में पढ़ा श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। तो इनकी आप डेट भी याद रख सकते हो 1769, 1784, 1792। और जो फोर्थ होता है ना वहाँ कोई संधि नहीं होती है। तो जो फोर्थ वाला होता है ना वो 1799 के आसपास होता है, फोर्थ मैसूर एंग्लो वॉर जो होता है। ओके। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो सेकंड वाला जो मैसूर एंग्लो वॉर होता है उसमें हैदर अली की हत्या हो जाती है जो टीपू सुल्तान के पिताजी है। और जो फोर्थ होता है मैसूर एंग्लो वॉर उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी आप एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चले चलते आगे। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग वेलेस्ली या लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस थे बंगाल के गवर्नर जनरल जब थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की? तो आपके ऑप्शन है 1793, 1791, 802, 820। तो आपका करेक्ट आंसर है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कब स्टार्ट की गई? 1793, ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई में टीपू सुल्तान की मृत्यु किस लड़ाई में होती है? इसका आंसर तो हम पहले ही बता चुके हैं, फिर भी आप ध्यान रखिए। ऑप्शन आपका ए करेक्ट नहीं है, सेकंड करेक्ट नहीं है, थर्ड करेक्ट नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो है फोर्थ करेक्ट है। फोर्थ जो एंग्लो मैसूर युद्ध होता है उसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। और सेकंड जो होता है उसमें इनकी डैडी, इनके जो पापा है, जो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनका नाम क्या था? हैदर अली। तो हैदर अली की मृत्यु किस में होती है? सेकंड वाले में। और फोर्थ वाले में किसकी हो रही है? तो आपके टीपू सुल्तान की। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम, मैंगलोर, त्रावणकोर या हम्पी? तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी थी कब? टीपू सुल्तान के काल में। और जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसमें संधि भी कहाँ पर की गई थी? श्रीरंगपट्टनम संधि के नाम से संधि की गई थी। ओके, चलिए। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? मतलब टीपू सुल्तान की जब हार हो जाती है अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों के जो सहायक गठबंधन के तौर पर जो सहायता करता है अंग्रेजों की, तो फिर उसके बाद मैसूर पर किसको शासन करना मिलता है? तो आपके ऑप्शन है वोडेयारो ने, चेरो ने, कदम्बो ने या होयसल ने। तो ऑप्शन ए वोडेयारो ने क्या किया था? मैसूर पर शासन किया टीपू सुल्तान की हार के बाद, और इन्होंने ही अंग्रेजों को सहायता दी थी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तथाकथित ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? तो ब्लैक होल त्रासदी जो है कलकत्ता में हुई थी, मद्रास में हुई थी, दिल्ली या लखनऊ? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कलकत्ता में हुई थी ब्लैक होल त्रासदी। इसमें बहुत सारे अंग्रेजों को एक रूम के अंदर दबा के पैक कर दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे अंग्रेजों की डेथ हो जाती है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था? कलकत्ता, बेसनगर, हुगली, चटगांव? तो इसका करेक्ट आंसर है कलकत्ता। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला, कासिम खान, मीर जाफ़र या मीर कासिम? तो ये अलीवर्दी खां के बाद कौन बने? सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। मतलब प्रथम जो
एंग्लो बर्मा युद्ध था वो किस संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ? तो आपके ऑप्शन है यंडाबो, सांगोली की संधि, मद्रास की संधि या रावलपिंडी की संधि। तो जैसा कि बर्मा नाम से है तो आपका ऑप्शन यंडाबो की संधि करेक्ट है। सांगोली की संधि आप देखेंगे नेपाल एरिया में होती है, मद्रास की संधि आपने देख लिया मैसूर में होती है, और रावलपिंडी की संधि ये अफ़गान में या पाकिस्तान में किसी एक राज्य के बीच होती है, वो आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? आपको मैंने बताया था, यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि हैदर अली जो है वो टीपू सुल्तान के पिता थे। इनकी मृत्यु सेकेंड एंग्लो वॉर में हो जाती है, एंग्लो मैसूर वॉर में, और टीपू सुल्तान की फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में हो जाती है। ओके, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे मैसूर का बाग शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है हैदर अली, टीपू सुल्तान, मिर्जा इस्माइल, मुदलियार। तो इसका करेक्ट आंसर है टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता था? मैसूर का बाग, शेर मैसूर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुडुचेरी पर डचों ने कब कब्जा किया? तो आपके ऑप्शन है 1693, 1691, 1694 या 1695। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 1693 में पुडुचेरी पर डचों ने कब्जा किया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बारबोसा किस यूरोपीय देश से भारत आए थे? तो आपके ऑप्शन है पुर्तगाल, डेनमार्क, ब्रिटेन या फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर है पुर्तगाल। प्रसिद्ध यात्री जो है दुआर्ते बारबोसा, ये कौन से देश से आए थे? कौन से यूरोपीय देश से भारत आए थे? तो पुर्तगाल। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क का मित्र था? तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो कृष्णदेव राय इसका आंसर है, जो अलबुकर्क के मित्र थे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपके ऑप्शन है 1600, 1602, 1601 और 1599। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो आपका आंसर है 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का वर्ष है 1600। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में मुगल बादशाह कौन था? तो आपके ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर। तो इसका आंसर है अकबर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए, तो कोई बात नहीं, आपका ये क्वेश्चन थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो आपके ऑप्शन है सूरत में, मुंबई में, कोचीन में, हुगली में। तो इसका आंसर है ए, अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलकत्ता में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित किले का नाम क्या था? मतलब कलकत्ता सिटी में अंग्रेजों ने जो फोर्ट निर्माण किया था उसका नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम, सेंट फोर्ट, सेवरी फोर्ट या अंचु थेंगू फोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्ट विलियम। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आपके ऑप्शन है आलमगीर, अहमद शाह बहादुर, मोहम्मद शाह, अकबर शाह द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर है आलमगीर टू। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मार्टिन अल्फांसो डी सूजा के साथ कौन प्रसिद्ध ईसाई संत भारत आया? तो आपके ऑप्शन है फ्रांसिस्को जेवियर, फादर जोसेफ वॉज, सेंट कैथरीन ऑफ सिएना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांसिस्को जेवियर मार्टिन अल्फांसो डी सूजा के साथ भारत आया था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचा? कलिकट बंदरगाह, सूरत बंदरगाह, हुगली बंदरगाह या मद्रास बंदरगाह। तो इसका करेक्ट आंसर है कलिकट बंदरगाह में वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में आया था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुगौली की संधि पर अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में,
17 में, 1819 में या 1818 में? तो इसका करेक्ट आंसर है 1816 में सुगौली की संधि हुई थी अंग्रेज और गोरखाओं के बीच। इसमें क्या हुआ था, जो नेपाल और इंडिया के बीच की जो लाइन थी वो निर्धारित हो गई थी। मतलब पहले इंडिया के बहुत सारे एरिया पे नेपाल क्लेम करता था, वो अंग्रेजों ने इस संधि के तहत, सुगौली की संधि के तहत ये क्लियर कर दिया कि ये एरिया अब नेपाल का है और ये वाला जो एरिया है वो भारत का है। तो जैसे सिक्किम को और गढ़वाल, उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को नेपाल अपना मानता था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे हमें दिला दिया इस संधि के तहत। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध पर कब्जा कैसे कर लिया? तो हड़प नीति के तहत किया, कुप्रशासन के आरोप लगाकर किया, गोद प्रथा नीति के तहत किया, या ब्रिटिश सैनिक से लड़ाकर किया? तो कुप्रशासन का आरोप लगाकर किया। ये कुप्रशासन का आरोप लगाकर जो अवध को अपने कब्जे में लिया, तो ये एक तरीके से हड़प नीति का पार्ट ही था। तो पर करेक्ट आंसर जो है वो ये है कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, अवध को कब्जा किया था। किस कारण? कुप्रशासन के आरोप लगाकर उसे अपने कब्जे में रख लिया था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वर्ष मराठों के आत्मसमर्पण के बाद तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का अंत हुआ और मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया? तो आपके ऑप्शन है 1816, 1818, 1826 या 1836। तो किस वर्ष मराठों के आत्मसमर्पण के बाद तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का अंत हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1880, जो है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंड होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन के साथ कहाँ भेजा गया? तो आपके ऑप्शन है बिठूर, रंगून, रायगढ़ या रामगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है बिठूर। और ये बिठूर कहाँ पर आता है? कानपुर के पास एक एरिया या गांव कह लीजिए, ये बिठूर था। तो ये थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध के बाद जो पेशवा को पेंशन देकर कहाँ भेजा गया था? तो बिठूर, कानपुर के पास में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? मीर उस्मान अली खान, नासिर उद्दौला, कमरुद्दीन खान या महबूब अली खान? तो इसका करेक्ट आंसर है मीर उस्मान अली खान। हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान थे। इन्होंने ही भारत में शामिल होने से मना किया था, जिसके बाद ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और हैदराबाद को इंडिया का हिस्सा बना दिया गया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वर्ष एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया? तो आपके ऑप्शन है 1849, 1845, 1846 या 1848। तो इसका करेक्ट आंसर है 1849 में एंग्लो सिख वॉर के जो हुए थे उसमें सिखों को हराने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब को कब्जे में ले लिया। तात्या टोपे की हत्या किस वर्ष हुई थी? 1859, 1851, 1856 या 1858? तो जो तात्या टोपे थे मराठा साम्राज्य के, उनकी हत्या 1859 को हुई थी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मराठा साम्राज्य और अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो आपके ऑप्शन है 1782, 1784, 1786 या 1788। तो इसका करेक्ट आंसर है 1782। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यपगत की नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, सबसे पहले किस रियासत पर लागू किया गया था? तो आपके ऑप्शन है सतारा, नागपुर, झांसी, उदयपुर। तो आपका करेक्ट आंसर है सतारा। सतारा पे सबसे पहले व्यपगत की नीति, जिसे हड़प की नीति भी कहा जाता है, गोद प्रथा नीति भी कहा जाता है, तो इसमें सबसे पहले किस पर लागू किया, कौन से रियासत पे? तो सतारा रियासत पे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सारागढ़ी का युद्ध 1897, 1899, 1887 या 1877? तो इसका करेक्ट आंसर है 1897। 1897 में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। अगर आपने अक्षय कुमार की केसरी मूवी देखी होगी तो केसरी मूवी में जो लड़ाई दिखाई गई है वो सारागढ़ी का युद्ध ही दिखाया गया है। ओके, जिसमें सॉन्ग है तेरी मिट्टी में मिल जावा। ओके, तो चलिए चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1858 में झांसी के किले की घेरेबंदी किसने की थी? कॉलिन कैम्पबेल, सर ह्यूरोज, सर पैट्रिक ग्रांट या सर विलियम गोम? ये सब आपके ब्रिटिश सेनानी हैं, मतलब जो ब्रिटिश सेना थी उनके हेड है ये। तो झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी इनमें से 1858 में? तो सर ह्यूरोज। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान कोलकाता का गठन वर्ष 1960 में 3 गांवों कालीकट, गोविंदपुर और के सम्मेलन के द्वारा किया गया था। मतलब जो हमारा जो वर्तमान कोलकाता है वो 3 गाँव को मिलकर बना था। तो आपके 2 गाँव तो कालीकट और गोविंदपुर है, तीसरा कौन सा था? तो आपके ऑप्शन है सूता, नुती, चटगांव, बेसनगर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है सूता, नुती। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आज़ादी के पहले किस भारतीय क्षेत्र को कालापानी के नाम से जाना जाता था? तो कालापानी के नाम से किसे जाना जाता था? आपके ऑप्शन है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी या दादर नगर हवेली। तो अंडमान व निकोबार में एक जेल थी, उसे कालापानी जेल भी कहा जाता था। तो ये आपका करेक्ट आंसर है कि कालापानी के नाम से अंडमान निकोबार जो क्षेत्र है उसे जाना जाता था। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए, सारे वीडियो देखिए। इसके पहले भी जो वीडियो अपलोड किए गए वो भी देखिए, फ्यूचर में और भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो भी देखिए। और जैसे ही हमारी एक पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो हम एक कंबाइंड वीडियो मैराथन के रूप में भी अपलोड करेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।